नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के अंक में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि मानसून आ चुका है और बहुत जगह काफी बारिश भी हो रही है। हमारा कृषि मानसून पर आधारित है और 70% लोगों की आजीविका भी। लेकिन इस मानसून सीजन में कई बार हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और देश के अन्य भागों में भी कुछ ऐसी बीमारियां पनपती है, फैलती है और कई बार वो घातक भी हो जाती है। वो है वेक्टर बॉर्न डिजीज, जो वेक्टर जनित रोगों का प्रचार प्रसार बारिश के समय में बढ़ जाता है। अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था कि आइए डेंगू को हराने के लिए एकजुट हों। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज क्या है, ये डेंगू किस तरह फैलता है, कि उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, कौन उसके कैरियर होते हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप क्या हो सकती है ताकि इसके लोगों को जागरूक करने के लिए और उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, और खास करके इसमें देखें तो सामुदायिक स्तर पर लोगों के लिए एक लीडरशिप की क्या भूमिका हो सकती है। इस सब बातों पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव। आप वर्तमान में अध्यक्ष हैं रोग उन्मूलन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र ICMR दिल्ली में, और ये पूर्व निदेशक रहे हैं क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र गोरखपुर में। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं भवानी मौर्य, आप AVPN से हैं, जो जलवायु, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता आदि क्षेत्रों में लोगों को सहयोग और जागरूक करने वाली एक संस्था है। आप दोनों का आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू दिलीप जी। डॉक्टर रजनीकांत जी, पहले आप ही से जानना चाहेंगे वेक्टर जनित रोग होते हैं, ये किस तरह के रोग होते हैं, और जैसे कि डेंगू है ये एक खास समय में ही फैलता है, इसका क्या कारण हो सकता है? जो वेक्टर जनित रोग हैं ये बहुत ही संचारी रोग जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि रोग वाहक जन्य होते हैं। जो वेक्टर्स हैं जैसे कि मॉस्किटो है, उनसे बहुत सारे रोग होते हैं, जिसमें मलेरिया आता है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस भी आता है, उसमें डेंगू भी है जिसके केसेस आजकल काफी बढ़ रहे हैं। दूसरा अगर वेक्टर की हम बात करें जिसमें बालू मक्खी आती है, जिससे कालाजार होता है, और एक जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो ईस्टर्न यूपी में होता है, वो भी मच्छर से ही होता है। उसका मच्छर डिफरेंट है। अब मच्छरों की तो 3000 प्रजातियां हैं अगर हम देखें, लेकिन जो एनाफ्लीज मच्छर से जो रोग होता है वो मलेरिया होता है, लेकिन जो एडिस मच्छर है उससे डेंगू होता है, और क्यूलेक्स जो मच्छर है उससे जापानीज एन्सेफेलाइटिस होता है। तो हर बीमारी का मच्छर भी अलग है, और मच्छरों में जो रोग वाहक हैं जो पैरासाइट को या फिर जो विषाणु को लेके एक आदमी से दूसरे आदमी में ले जाते हैं, तो वो जो हो जाते हैं वो संवाहक, उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स बोलते हैं। और जो संवाहक जो रोग को ले जाते हैं इसलिए वो वेक्टर बॉर्न डिजीज हो जाते हैं। तो पूरे विश्व में अगर हम बात करें जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं वो संक्रामक रोगों का 17% जो है वो वेक्टर बॉर्न की वजह से ही होता है। 17% रोग जो संक्रामक रोग हैं, इन्फेक्शियस डिजीज जिनको हम बोलते हैं, वो वेक्टर जनित रोगों की वजह से होता है, जिसमें से 7 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए वेक्टर बॉर्न डिजीज जो है बहुत ही ज्यादा प्रमुखता पे इनको डील करने की जरूरत है, और इनसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिससे लोगों के अंदर रुग्णता तो होती है और मृत्यु भी हो जाती है, मर जाते हैं लोग। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मलेरिया बहुत बड़ी समस्या रही शुरू से। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जिसको हम लसीका फाइलेरिया रोग बोलते हैं वो रहा, और कालाजार, ये 3 बड़ी समस्याएं थी। लेकिन पिछले कई वर्षों से जो देश में जितनी भी इंटरवेंशन हुई, नए नए नवीन उपचार निकल के आए और वेक्टर कंट्रोल के तरीके निकल के आए, चाहे उसमें पहले पुराने जमाने में DDT था, फिर सिंथेटिक पायरेथ्राइड आया, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी, तो इन 3 रोगों पे तो हमने काफी काबू में कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन की। जैसे मलेरिया को हम सोच रहे हैं कि 2030 तक एलिमिनेट कर लें। कालाजार भी ऑलमोस्ट खत्म के समाप्ति की ओर है, थोड़े थोड़े बचे हैं, तो हो सकता है जल्दी ही हम कालाजार से भी मुक्ति पा जाएं। सिमिलरली लसीका फाइलेरिया लोग जो है, फाइलेरियासिस जिसको बोलते हैं, उसको भी काफी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया, एलिमिनेशन की बातें करते हैं। और ईस्टर्न यूपी में, क्योंकि हम गोरखपुर के डायरेक्टर थे, तो वहां पर हमने जो है जापानी मस्तिष्क शोध उसके ऊपर भी काफी काम किया। तो उसकी तो वैक्सीन है, तो जेई वैक्सीन दे देते हैं, तो उसमें काफी कमी आ गई है। लेकिन उसके बाद AES जो हो जाता है वो बहुत सारे उसके कारण होते हैं, जिसमें स्क्रब टाइफस एक कारण है, वो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है, तो उसके लिए एक एंटीबायोटिक आ जाती है। अब हम बात करते हैं डेंगू की। तो जहां एक तरफ हम वेक्टर बॉर्न डिजीज जिनको हमने काबू में कर लिया और हम एलिमिनेशन की बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो है डेंगू और जीका जैसे है, जीका भी वेक्टर बॉर्न में ही आता है, लेकिन डेंगू का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ गया है। अगर 1970 के पहले की बात करें, ये सिर्फ 30 देशों के अंदर था, लेकिन 1970 के बाद से ये आज की डेट में 128 देशों में जो है डेंगू के केसेस हो रहे हैं। 100 मिलियन के ऊपर, 100 से 300 मिलियन डेंगू के केसेस होते हैं, जिसमें कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है।
भारत में अगर हम बात करें तो 2010 में 28,000 केस थे और आज की डेट में हमारे पास जो है 2,30,000 से ऊपर भी केस हो रहे हैं। तो डेंगू जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। उसके कारण क्या हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज, जैसे जलवायु परिवर्तन जिसको हम बोलते हैं। पहले ये था कि जो है सिर्फ बारिश के मौसम में ही डेंगू होता है, लेकिन अभी भी होता है बारिश के मौसम में, अधिकतर उसी में ही होता है। लेकिन जो बिना बारिश वाले भी मौके होते हैं, क्योंकि अब बारिश का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अब ये जो है सीजनल से पेरिनियल हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, डेंगू का मच्छर दिन में काटता है। दिन में काटेगा तो एक आदमी के ऊपर बैठेगा, उसने हिला दिया तो दूसरे को काटेगा, फिर तीसरे को काटेगा। तो एक डेंगू का मच्छर एक टाइम पे 15 लोगों के अंदर डेंगू कर देता है। जबकि मलेरिया का मच्छर रात में आदमी सो जाएगा, उसको काटेगा, पूरा ब्लड ले लेगा, उसका खाना पेट भर गया तो एक आदमी को मलेरिया होगा। लेकिन डेंगू के मच्छर का पेट तब भरेगा जब तक वो सबको काट नहीं लेगा, इसलिए डेंगू के केस बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। डेंगू का मच्छर जो है साफ पानी में अंडे देता है, ब्रीड करता है। तो घरों में जहां जहां भी पानी भरा के रखते हैं हम, चाहे वो पीने का पानी हो, टंकियों में ऊपर छतों पे रखते हैं, या कूलर में रहता है, या जो हम फ्लावर पॉट लगा लेते हैं, या बुद्धा का पेड़ लगा लेते हैं, मनी प्लांट लगा लेते हैं, तो उन सब में भी जो है एक हफ्ते के अंदर जो है डेंगू के मॉस्किटो के लार्वी मिल जाते हैं। तो उसको आपको रेगुलर खाली करने की जरूरत है, स्कूल अवेयरनेस करने की जरूरत है। कोई दवा है नहीं हमारे पास, वैक्सीन अभी इंडिया में आई नहीं है, तो इसलिए डेंगू एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। इसके लिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है। और आप इक्वी हेल्थ के अंतर्गत जो आप लोग काम कर रहे हैं मौर्या जी, जब हम जागरूकता की बात करते हैं और आप लोग एक गवर्नमेंट पार्टनरशिप के तहत भी काम करते हैं, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं। अब जब वेक्टर बोर्न डिजीज की बात कर रहे हैं तो आप लोग किस किस क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, और वेक्टर बोर्न डिजीज के साथ साथ भारत के साथ अन्य किन देशों में आप लोग सहयोग करते हैं जागरूकता को लेके, शिक्षा देने को लेके या सहयोग करने को लेकर के, और भारत को लेकर के अन्य देशों के सहयोग के जो दायरे हैं वो आपका अनुभव क्या है? थैंक यू सर। मैं भवानी हूँ और मैं AVPN से हूँ। एक हमारे हेल्थ इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म में काम करता हूँ जो सामाजिक निवेशक नेटवर्क है। 600 हम लोग के मेंबर्स हैं और हम लोग 33 देशों में अभी काम कर रहे हैं। और हमारा फोकस हेल्थ, क्लाइमेट, जेंडर, यूथ और लाइवलीहुड्स पे है, जहाँ पर हम लोग रिसोर्स मोबिलाइजेशन के द्वारा इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इक्वी हेल्थ अलायंस हम लोग का एक इनिशिएटिव है जहाँ पर हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट फोकस ये है कि हम लोग एक सहयोग अप्रोच से इस डेंगू जैसी बीमारी को कैसे टैकल करा जाए, और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको, जैसे गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, सिविल सोसाइटी से, एक्सपर्ट से, इंडस्ट्री से, उन्हें साथ में लाकर एक उचित समाधान इसके लिए निकाला जाए। एंड इसमें जैसे आपने बताया अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है। वो अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हम लोग का एक स्ट्रीम अवेयरनेस भी है जहां पर हम लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। एंड जैसे सर ने बताया कि डेंगू एक बीमारी है जो काफी सहयोग के साथ उसका समाधान निकाला जा सकता है और उसके लिए सामाजिक जागरूकता बहुत ज्यादा ही जरूरी है। आपने डेंगू की तो बात की, के अलावा स्वास्थ्य के अन्य क्षेत्रों में आप लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं और भारत में कहाँ कहाँ काम करते हैं? तो भारत में हम लोग का इक्वी हेल्थ अलायंस जो एफर्ट है, हम लोगों ने ये चालू किया था तमिलनाडु और कर्नाटका से, जिसे हमने वर्ल्ड हेल्थ समिट का जो रीजनल मीटिंग हुआ था दिल्ली में, वहां पर इसका नेशनल लॉन्च किया था। अपार्ट फ्रॉम डेंगू हम लोग देखते हैं जेंडर रिस्पॉन्सिव हेल्थ सिस्टम्स में काम करते हैं। हम लोग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ, जो कि दूसरी बीमारियां या दूसरी रोग जो हैं जो क्लाइमेट चेंज के प्रति ज्यादा बढ़ी जाती हैं, उसको देखते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कैंसर आदि में काम करते हैं, और हम लोग मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग में भी काम करते हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जिसमें हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं। रजनीकांत जी, आपने एक बात की एक वैक्सीन में कि एक वैक्सीन बन गया है, मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस, सभी सारी बातें तो होती है, तो क्या इन सब के विरुद्ध में वैक्सीन बनाने पे काम चल रहा है? खास करके डेंगू के वायरस की वर्तमान स्थिति अनुसंधान की क्या है? तो डेंगू हमने बताया था कि एक विषाणु जन्य रोग है, और डेंगू वायरस उसके जो है अभी हमारे पास 4 सीरोटाइप हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, और ये चारों सीरोटाइप इंडिया के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपको डेन 1 से इन्फेक्शन लगा है, डेन 2 से लगा है, डेन 3 से लगा है या डेन 4 से है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हो सकता है डेन 1 की सीवियरिटी कम होती है, डेन 2 की सीवियरिटी ज्यादा होती है। तो एक तो सीरोटाइप से जो है उस रोग का जो होता है उसका मैनिफेस्टेशन डिफरेंट हो जाता है कि किस तरह का गंभीरता है रोग की। तो इंडिया में आपने वैक्सीन की बात की, तो 2 वैक्सीन डेंगू की पूरे दुनिया में अभी आ चुकी हैं ऑलरेडी, और जिसको एक डेंगवैक्सिया के नाम से बोलते हैं, और एक वो सनोफी की है, एक टकीडा जापान की कंपनी है, उनकी जो है क्यूडेंगा के नाम से है। लेकिन इंडिया में अभी ये दोनों वैक्सीन अभी लागू नहीं हुई हैं, क्योंकि हमें अपनी पॉपुलेशन में स्टडी देखनी होती है कि जो वैक्सीन बाहर चल रही हैं वो हमारी पॉपुलेशन के लायक हैं या नहीं है, हमारी कम्युनिटी में उनके ट्रायल हुए हैं नहीं हुए हैं।
हैं, हमारे वहाँ जो सीरोटाइप है उस पर वो इफेक्टिव है, प्रभावी है कि नहीं है। तो भारत में ICMR जो है वो पैनेसिया बायोटेक के साथ वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है और स्वदेशी वैक्सीन के विकास की दिशा में अनुसंधान जारी है। क्लिनिकल ट्रायल पहले फेज 1 होता है जिसमें उसकी जो है सेफ्टी देखी जाती है कि उसके लगने से किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर उसकी एफिकेसी देखी जाती है कि अगर लग भी गई है तो वो इफेक्टिव है या नहीं है। और तीसरे फिर लार्ज पॉपुलेशन पे डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट लोकेशन पे स्टडी की जाती है। तो जब सारे डेटा आ जाएंगे तो उसके बाद हमें उम्मीद है कि हमारी स्वदेशी वैक्सीन बनके तैयार हो जाएगी। हाल की डेट में अभी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। हाल की डेट में हमारे पास अगर डेंगू को कंट्रोल करना है और डेंगू से बचना है तो अवेयरनेस सबसे बड़ा है कि हम अपने आसपास पानी ना जमा होना दें, पानी को खाली करके रखें और बुखार आ जाता है तो तुरंत चेक कराएं ताकि किसी दूसरे को भी ना हो पाए और हमारा हेल्थ सिस्टम थोड़ा सा मजबूत रहे ताकि जो है पेशेंट केयर तुरंत हो जाए। तो आज की डेट में हमारे पास समाधान है और वैक्सीन की संभावना है कि आ जाएगी और मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की हम सब मिलकर काम करें, किसी एक को डिपेंड ना रहे। एक चीज और बताइए कि एक तो डेंगू की हम बात कर रहे हैं लेकिन इसी के साथ चिकनगुनिया भी है और वो भी मच्छर के ही काटने से होता है, वो भी कई बार घातक हो जाती है। तो किस तरह से ये दोनों अंतर है वाहक के रूप में भी और इसके विज्ञान के रूप में भी? डेंगू क्या है वो घातक हो जाता है कई बार, क्योंकि डेंगू में जो है डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है और डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है कि जिसमें आपकी ब्लड वेसल फट जाती हैं और खून निकलने लगता है तो जल्दी डेथ हो जाती है, प्लेटलेट सीधे से गिरने लगते हैं। चिकनगुनिया जो है वो भी वही मच्छर है जो डेंगू फैलाता है, एडिस इजिप्टाई जिसको बोलते हैं, वही एडिस इजिप्टाई मच्छर जो है वो आपको चिकनगुनिया फैलाता है। अगर आप डेंगू का मैनेजमेंट कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो तो दोनों क्या विषाणु ही है या? दोनों विषाणु हैं। तो चिकनगुनिया विषाणु अलग होता है, डेंगू विषाणु अलग होता है। विषाणु हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। लेकिन चिकनगुनिया का विषाणु क्या होता है उसमें आपको जॉइंट पेन होने आते हैं। तो चिकनगुनिया अगर आपको हो गया है तो आप बैठ भी नहीं पाओगे, खड़े भी नहीं हो पाओगे, कई महीनों तक किसी को हो जाता है कि उसके जो है उंगलियां बहुत पेन करने लगती हैं, जॉइंट्स में आर्थराइटिस टाइप का उसका हो जाता है। कई लोगों को तो ये होता है कि बैठना मुश्किल हो जाता है। तो चिकनगुनिया और डेंगू के लक्षण थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, फीवर आएगा, हेडेक होगा, वो सब तो कॉमन है। लेकिन चिकनगुनिया की गंभीरता डेंगू के कंपैरिजन में काफी कम है, लेकिन उसकी मॉर्बिडिटी हो जाती है। चिकनगुनिया इसको हो गया एक बार, वो परेशान हो जाता है, उसके हाथ पैर इतने पेन होने लगते हैं ना। लेकिन सोल्यूशन दोनों का एक ही है, प्रिवेंशन एक ही है कि आप एडिस मच्छर से बचो और उसको जो है आसपास पानी में ब्रीड न करने दो, साफ पानी में। भवानी जी आप बताइए कि जो प्रिवेंशन की तो बात हम करते हैं, लेकिन एक बार मान लीजिए कि कोई पीड़ित हो गया है और खास करके आप लोगों का स्टडी क्या कहता है कि जो ये इस तरह के वेक्टर बोर्न डिजीज है ये क्षेत्रवार इनका क्या होता है कि किसी खास क्षेत्र में ज्यादा होते हो, किसी खास क्षेत्र में कम होते हो, या किसी सामाजिक वर्ग में ज्यादा होता हो, रहन सहन के कारण भी इसका प्रभाव पड़ता हो, ये किस तरह का है? तो पहले डेंगू को एक अर्बन डिजीज की तरह कहा जाता था, पर अब इसका जो स्प्रेड है वो रूरल में भी चले गया है। ये एक कॉज है क्लाइमेट चेंज के कारण। जब क्लाइमेट चेंज के कारण गर्मी बढ़ रही है, मौसम का परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है, जहाँ पर आप बारिश किसी भी महीने में देख सकते हैं, जहाँ की अभी मई में ही काफी क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि बारिश काफी हो चुकी थी। उसी समय ही जो गर्मी थी वो तापमान काफी ज्यादा था। इसके कारण क्या होता है कि डेंगू उसी स्पीड से हर जगह पहुंच रहा है, ना कि अर्बन बट रूरल एरियाज में भी पहुंच रहा है। हर क्षेत्र में इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो ज्यादा रहेगा। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और ऐसी काफी सारी एशिया में दूसरी ट्रॉपिकल कंट्रीज है जहाँ पर डेंगू का भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखा जा रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। और अभी तक इसका इम्पैक्ट जो है सब लोगों पर है, ना कि एक पर्टिकुलर जेंडर फोकस, बट सबको इस पे ख्याल रखना चाहिए। बच्चों में और जो बाहर काम कर रहे हैं लोग, उनमें भी ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि वो एज सर ने बताया कि डेंगू दिन में काटता है, डेंगू का मच्छर, और जो बाहर दिन में ज्यादा एक्टिव रहते हैं उनपे ये ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। निश्चित रूप से यही कारण है कि कुछ खास समय में सीजन में आकर के डेंगू और चिकनगुनिया मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। कई बार तो हॉस्पिटल में सीट भी नहीं मिलता है इमरजेंसी की स्थिति में। और इस सब से जो बचने का उपाय है वो है मच्छरों के पनपने के स्थान को नष्ट कर देना। ऐसी कोई भी जगह नहीं रखें जहाँ पानी रुका हुआ हो, चाहे वो गमले में हो, चाहे किसी प्लांट में हो, चाहे कूलर में हो। उस पानी को निकालते रहना चाहिए, पानी बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी पानी रुकेगा वहाँ मच्छरों के लार्वा पनपेंगे और फिर मच्छरों का प्रसार बढ़ेगा और साथ ही पीड़ित मनुष्यों की संख्या भी बढ़ेगी। डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव और भवानी मौर्य जी, आप लोग आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने वेक्टर जनित रोगों के प्रसार में उसके कारण, उसके विज्ञान और उसके निदान और लोगों को किस तरह से जागरूक होना चाहिए, इन सब बातों पर जानकारियां दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे दिलीप झा।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से प्रसारित किया गया।